लिपर्ड्स आर अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस कंपाउंड्स। यहाँ पे हेट्रोजीनस कंपाउंड्स से मुराद बेटा क्या है कि जो लिपर्ड्स हैं ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो अपने कंटेंट्स में बहुत ही डाइवर्स हैं। इस चीज से मुराद क्या है कि बेटा ये जिन चीजों से बनते हैं ना जो लिपर्ड्स, ये जिन कंटेंट्स से बनेंगे वो कंटेंट्स अपनी वैरायटी में, अपनी इकसाम में मुख्तलिफ होते हैं। मसलन हमने बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा तो वहां पे हम देख रहे थे कि अगर सेलुलोज है तो जो सेलुलोज है, अगर सेलुलोज की बेटा बात करें तो सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स यानी कि ग्लूकोज के मिलने से ही बन रहा था। फिर हम अगर बेटा बात करें ग्लाइकोजन की तो ग्लाइकोजन के केस में भी ऐसा ही था कि ग्लाइकोजन भी सिर्फ ग्लूकोज से ही बन रहा था। फिर अगर बेटा मैं बात करूं स्टार्च की तो स्टार्च भी सिर्फ ग्लूकोज से ही बन रहा था। फिर फिर इसी तरह बेटा अगर मैं बात करूं सुक्रोज की तो सुक्रोज में भी दोनों क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, यानी कि एक फ्रुक्टोज और एक ग्लूकोज। इसी तरह माल्टोज की बात करूं तो माल्टोज में भी दोनों ग्लूकोज यूनिट्स थे यानी कि दोनों कार्बोहाइड्रेट्स थे। इसी तरह बेटा अगर मैं लैक्टोज की बात करूं तो लैक्टोज में एक ग्लूकोज था एक ग्लैक्टोज था, यानी कि एक ही कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके नए मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। जबकि लिपर्ड्स के केस में बेटा ऐसा नहीं है। लिपर्ड्स के केस में क्या है जी कि जो लिपर्ड्स हैं बेटा ये मुख्तलिफ कैटेगरी के कंपाउंड्स से मिलकर बनेंगे। मसलन लिपर्ड्स में बेटा पहली चीज ग्लिसरोल होगा। ग्लिसरोल की बात की जाए तो ये बेटा एक अल्कोहल है, ठीक है। फिर इसी तरह लिपर्ड्स में बेटा फैटी एसिड्स होंगे। फिर लिपर्ड्स में बेटा हमारे पास फास्फोरिक एसिड होगा, कुछ लिपर्ड्स के अंदर फास्फोरिक एसिड होगा। फिर कुछ लिपर्ड्स के अंदर बेटा हमारे पास बेसेस भी होंगे, ठीक है, जैसा कि कोलिन वगैरह। तो ये देखें इन सब की जो कैटेगरी है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जब मुख्तलिफ कैटेगरी वाले ये मॉलिक्यूल्स बेटा आपस में मिलेंगे और इनके मिलने से जो नए कंपाउंड्स या नए बायोमॉलिक्यूल्स आगे बनेंगे फिर उनको हम हेट्रोजीनस कंपाउंड्स कहेंगे। तो पेपर में अगर आपसे बेटा पूछ लिया जाए कि लिपिड्स आर हेट्रोजीनस कंपाउंड्स, जस्टिफाई इट, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे कि जो लिपिड्स हैं दे आर डाइवर्स इन देयर कंटेंट्स, यानी कि ये जिन चीजों से मिलकर बने होते हैं वो आगे मुख्तलिफ वेराइटीज की होती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज की होती हैं। अपने इस पॉइंट को आप बेटा जस्टिफाई कैसे करेंगे कि अगर हम बात करें लिपिड्स की तो इनमें हमारे पास फास्फोरिक एसिड भी कुछ लिपिड्स में होगा, कुछ में बेसेस भी होंगे, फिर ग्लिसरोल होगा, फैटी एसिड्स होंगे। तो ये जब मुख्तलिफ कैटेगरी वाले कंपाउंड्स आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से जो आगे नए कंपाउंड्स बनेंगे बेटा वो हेट्रोजीनस ही होंगे, यानी कि वो अपने कंटेंट्स में डाइवर्स होंगे। ये पहला पॉइंट। फिर उसके बाद बेटा वो कहता है कि जितने भी लिपिड्स हैं दे आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, यानी कि इनका जो बेसिक कंपोनेंट है ना वो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। दे आर अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। इनके बारे में बाद में बेटा हम बात करते हैं कि फैटी एसिड्स क्या हैं। अभी के लिए आप सिर्फ याद रखें कि ऑल द लिपिड्स आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, यानी कि इनका बेसिक कंपोनेंट जो है वो फैटी एसिड्स हैं। और जितने भी लिपर्स हैं बेटा तकरीबन इन तमाम की जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि जो खसूसियात हैं वो सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसा कि ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो तमाम हैं ये बेटा वाटर के अंदर, पानी के अंदर डिजॉल्व सॉल्युबल हल नहीं होते। बेशक इनका बेटा कुछ हिस्सा यानी कि सम parts of them can be soluble in water, can be soluble in water, but they are not completely soluble in water। कि बेशक बेटा इनके कुछ हिस्से तो पानी में सॉल्युबल हो सकते हैं लेकिन पूरे का पूरा लिपिड मॉलिक्यूल जो है यानी कि कंप्लीट मॉलिक्यूल
ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वहां पे हमने बात की थी फास्फोलिपिड्स की। दे आर अ कैटेगरी ऑफ लिपिड्स। तो उनके केस में क्या था कि उनका हेड तो वाटर सॉल्युबल था, हाइड्रोफिलिक था, वाटर लविंग था, लेकिन उनकी जो टेल्स थी वो हाइड्रोफोबिक थी, वो वाटर रिपेलिंग थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा जो लिपिड्स हैं दे आर नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, देयर सम पार्ट्स कैन बी सॉल्युबल इन वाटर, बट कंप्लीट मॉलिक्यूल्स विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। जबकि दूसरी तरफ बेटा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसा कि ईथर हो गई, इथानॉल, सी एच, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म CCl4, बेंजीन C6H6, तो इनमें बेटा ये डिजॉल्व या सॉल्युबल हो सकते हैं। और अगर इनकी बेटा हम एग्जांपल्स की बात करें कि कौन सी चीज हमारे पास लिपिड्स हैं, इसमें फैट्स आ जाएंगे, चर्बियां वगैरह, ऑयल्स जो हम डिफरेंट किस्म के, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ठीक है, जैतून का तेल हो गया, ये सारे। फिर वैक्सेस हो गई, कोलेस्ट्रोल हो गए, फिर स्टीराइड हार्मोन्स हो गए, स्टीराइड हार्मोन्स जैसा कि टेस्टोस्टेरोन। फिर हमारे पास बेटा एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दीज आर लिपिड्स। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में बेटा आप क्या याद रखेंगे कि मुख्तलिफ फैट्स हो गई, ऑयल्स हो गए, वैक्सेस हो गई, कोलेस्ट्रोल हो गया, टर्पिनाइड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद स्टीराइड हार्मोन्स जो हैं दे ऑल आर लिपिड्स। फिर नेक्स्ट बेटा इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाटर रिपेलेंट हैं, ठीक है, वाटर फियरिंग हैं। और इनकी ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि हाइड्रोफोबिक होने की वजह से दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सेलुलर मेम्ब्रेन्स, यानी कि ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स के जो बैरियर्स हैं, ठीक है, उनको बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अगर बेटा ये लिपिड्स जो है ये हाइड्रोफोबिक ना होते तो सेलुलर मेम्ब्रेन्स जो है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कभी भी एज अ बैरियर काम नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इनकी ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी कि ये जो है दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सेल मेम्ब्रेन्स एज बैरियर। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा लिपिड्स की हमारे पास क्या है जी, कि दे आल्सो स्टोर एनर्जी, यानी कि बेटा दे आर रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेटा ये तवानाई का एक मखसूस जरिया है। और यहाँ पे बेटा अगर लिपिड्स की जो एनर्जी है, एनर्जी यील्डिंग वैल्यू जो है, एनर्जी यील्डिंग वैल्यू जो है बेटा लिपिड्स की, अगर इसको कंपेयर किया जाए कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ, यहाँ पे ये पॉइंट बेटा जरा गौर से सुनिएगा कि लिपिड्स की अगर एनर्जी यील्डिंग वैल्यू को हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के साथ कंपेयर करें, तो अगर इन तीनों की बेटा इक्वल अमाउंट्स ले ली जाए ना, यानी कि तीनों की आप फर्ज करें कि एक्स एक्स क्वांटिटी आपने ले लिया कि एक्स ग्राम आपके पास लिपिड्स के हैं, एक्स ग्राम ही आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के हैं और एक्स ग्राम ही आपके पास प्रोटीन्स के हैं। तो लिपिड्स जो है बेटा ये इन दोनों की निस्बत यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की निस्बत बेटा 2 गुना ज्यादा एनर्जी यील्ड करते हैं, यानी कि 2 गुना ज्यादा एनर्जी हमें ये प्रोवाइड करते हैं। मसलन यहाँ पे बेटा अगर आप बात करें 1 ग्राम फैट की, तो 1 ग्राम फैट आप ले लें, दूसरी तरफ आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लें, तीसरी तरफ आप 1 ग्राम प्रोटीन ले लें। तो 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेटा सिर्फ कितनी एनर्जी देता है, ऑलमोस्ट 4 से लेके 4.5 किलो कैलोरीज के दरमियान ये एनर्जी देते हैं। जबकि 1 ग्राम फैट जो है बेटा इट यील्ड्स 9.1 किलो कैलोरीज। तो ये देखें ये कितना दे रहे थे,
कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें तो वो भी 4 या 5 किलो कैलोरीज के दरमियान एनर्जी देगा, और अगर 1 ग्राम प्रोटीन का ले लें तो वो भी ऑलमोस्ट 4 या 4.5 के राउंड अबाउट किलो कैलोरीज एनर्जी देगा। जबकि दूसरी तरफ क्या है जी, कि 1 ग्राम फैट जो है वो इन दोनों की निस्बत यानी कि 2 गुना ज्यादा यानी कि 9.1 किलो कैलोरीज एनर्जी देगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि हमारे पास बेटा जो लिपिड्स है ना, इनके जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की निस्बत ज्यादा होते हैं। मसलन यहाँ पे बेटा मैं एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, सी। ये मेरे पास है बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो ठीक है, यानी कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं इनकी रेशियो ज्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। दूसरी तरफ मैं आपको बेटा एक लिपिड का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखें हमारे पास एक लिपिड का स्ट्रक्चर है। तो इस लिपिड के स्ट्रक्चर में बेटा अगर आप गौर से देखें ना तो आपको इस पूरी चेन के अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। गौर से देखें कि थ्रू आउट दी चेन आप इधर से इधर मूव करें आपको कहीं पे भी ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, सिर्फ उसमें आपको ऑक्सीजन नजर आएंगे। तो फैट्स का यानी कि जो लिपिड्स का बेटा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की निस्बत 2 गुना ज्यादा एनर्जी देने के पीछे जो रूट काज है, जो बेसिक रीजन है वो क्या है कि फैट्स के अंदर बेटा ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की निस्बत कम होती है। तो इसलिए जब फैट्स को बेटा हमने बर्न करना हो, ठीक है, फैट्स को बर्न करना हो किस लिए, टू गेट एनर्जी, एनर्जी हासिल करने के लिए, तो हमें बेटा ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी, मोर ऑक्सीजन। जबकि दूसरी तरफ अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को बर्न करना है तो उनको बर्न करने के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन काफी ज्यादा मौजूद है। तो फैटी यानी कि जो फैट्स हैं बेटा, इनको बर्न होकर एनर्जी देने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए बेटा जो फैट्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की निस्बत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगला पॉइंट है कि ये जो लिपिड्स हैं अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें मजीद, तो दे प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड, यानी कि जो सर्द टेम्परेचर है ना बेटा, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर वगैरह है या जो लो टेम्परेचर है उसमें ये बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि बॉडी में से बेटा ये जो हीट लॉस है ना, ठीक है, उसको बेटा ये लोअर करते हैं, उसको ये डिक्रीज करते हैं, उसको कम करते हैं। मसलन हम अगर बेटा बात करें ना कि वो मैमल्स वगैरह जो पोलर रीजन्स में रह रहे हैं, तो देखिए बेटा वहां पे हर बर्फबारी हो रही है, इतना ठंडा टेम्परेचर है वहां का, लेकिन वो फिर भी वहां पे सरवाइव कैसे कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कैसे करते हैं, उसमें बेसिकली बेटा लिपिड्स का रोल है। लिपिड्स क्या करते हैं कि स्किन के नीचे फैट्स की यानी कि चर्बी की एक बड़ी मोटी तह बन जाती है, और वो मोटी तह क्या करती है कि बॉडी में जो हीट बन रही है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, उसको वो बाहर
यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज नहीं होने देती, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर जो हीट बेटा बनी थी वो बॉडी के अंदर ही रहेगी, तो उन मैमल्स वगैरह का जो टेम्परेचर है बेटा बॉडी का वो मेंटेन रहेगा, और उनको पोलर रीजन्स में जिंदगी गुजारने में कोई मुश्किल इतनी ज्यादा पेश नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर्टी बेटा हमने क्या पढ़ी कि जो लिपर्ड्स हैं दे प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड, कि अगर कोई एनिमल वगैरह ठीक है कोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे है, तो वो जिंदा कैसे रह रहा है कि उसकी स्किन के नीचे जो लिपर्ड्स की एक मोटी तह है, चर्बी की जो मोटी तह है, वो उसकी बॉडी में से हीट लॉस को कम करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसके अलावा बेटा वो कहते हैं कि जो लिपर्ड्स हैं दे हेल्प इन वाटर प्रूफिंग, यानी कि वाटर लॉस को भी कम करते हैं। कैसे? कि जो एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन बेटा कहते हैं आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। मेनली बेटा यहाँ पे ये जो वैक्सेस वाली बात की गई है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, जब हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बेटा आप फाइलम एक पढ़ेंगे जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, स्पाइडर्स वगैरह, क्रैब्स वगैरह, स्कॉर्पियन, उनके फाइलम को फाइलम आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। तो उनकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है ना, वो आउटर कवरिंग बेटा उसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। और वो एक्सोस्केलेटन जो है उसके अंदर बेटा जो वैक्सीज हैं, they are a kind of lipids, and these waxes reduce water loss from their body, यानी कि ये उनकी बॉडी को वाटर प्रूफ बना देती हैं, ये उनकी बॉडी में से वाटर जो है उसको लॉस नहीं होने देती, ताकि वो जो एनिमल्स हैं बेटा वो अपने इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकें, उनको डिहाइड्रेशन वगैरह का या उनको डेथ वगैरह का सामना ना करना पड़े। और इसी तरह बेटा जो लीफ वगैरह है और जो फ्रूट्स हैं उनकी जो क्यूटिन है, क्यूटिन हमने ये पढ़ा भी था बेटा, क्यूटिनाइजेशन, सेल वॉल को याद करें, तो वो क्यूटिन भी किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। एट दिस क्यूटिन helps in the loss in reducing the loss of water from leaves and fruits surfaces। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट हो गया कि जो लिपिड्स हैं बेटा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वाटर प्रूफिंग यानी कि वाटर लॉस को रिड्यूस करने का काम भी करते हैं। और इसकी हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी कि अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर जो वैक्सीज हैं वो उनकी बॉडी से वाटर लॉस को कम करती हैं ताकि उनको डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से उनकी डेथ वगैरह ना हो। और दूसरी एग्जांपल हमने पढ़ी कि जो लीव्स की सरफेसेस हैं या जो फ्रूट्स की सरफेसेस हैं उनके अंदर जो क्यूटिन होती है वो क्यूटिन भी उनको वाटर प्रूफ यानी कि वाटर लॉस वगैरह से बचाती है। अच्छा, उसके बाद बेटा लिपिड्स की अगर टाइप्स की बात की जाए तो कहते हैं इनकी बेटा डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसा कि फैटी एसिड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो आगे मिलके साइलग्लिसरोल बनाते हैं, फिर फास्फोलिपिड्स हैं, वैक्सीज हैं, स्टिंगोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, टर्पिनाइड्स, कैरोटिनाइड्स, वैक्सीज वगैरह, स्टीराइड्स, ये सारे इनकी एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये बेटा आपके स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने इनकी डिटेल्स को एक्सक्लूड कर दिया है, निकाल दिया है आपके सिलेबस में से, तो इसलिए हम इनको इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, और फैटी एसिड्स का बेटा अगर मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे दूं तो फैटी एसिड्स क्या हैं? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि लंबी लंबी चेन्स रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हैं, जिनके अंदर कार्बन का नंबर इवन होगा, यानी कि 2 से 30 के दरमियान, 2 4 6 8 10 12 14 16 एट्सट्रा इतना होगा। और कार्बोक्सिल ग्रुप इनमें एक होगा जो कि हमेशा कार्बन नंबर 1 पे लगा होगा। आगे बेटा ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो वाले जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, जबकि
अनसैचुरेटेड वो जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह होंगे। तो लिहाजा इनकी एक्सप्लेनेशन बेटा आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनको स्किप कर रहे हैं। सिर्फ आप इतना याद रखें कि फैटी एसिड जो हैं ये एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन्स रखते हैं जिसके अंदर कार्बन का जो नंबर है वो 2 से 30 के दरमियान कोई भी इवन नंबर हो सकता है। और इनके ऊपर बेटा सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि ये वाला ग्रुप COOH एक ग्रुप लगा होता है जो कि हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होगा। और इनके आप एक दो नाम याद रख लें कि पामटिक एसिड है हमारे पास, स्टीरिक एसिड है, फिर हमारे पास ओलियक एसिड है, लीन ओलियक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है, फिर हमारे पास अरेकिनोडिक एसिड है, एटसेट्रा। ये हमारे पास सारे बेटा क्या हैं, फैटी एसिड्स। और अगर मज़ीद याद रखना चाहें तो ये दो तरह के हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जिनमें जितने भी कार्बन चेन के अंदर कार्बन हैं ये वाले, इनमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, तो उनको बेटा हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ वो जिनमें इस कार्बन चेन के अंदर जो कंजेक्टिव कार्बन्स हैं उनमें से किसी कार्बन कंजेक्टिव कार्बन्स के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिपिड्स। आप लिपिड्स जो हैं बेटा हमारे कोर्स के अंदर, उनके बारे में जो कुछ भी आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक था उसको हमने इस लेक्चर में वाइंड अप किया है। नेक्स्ट आगे हम प्रोटीन्स की बात करेंगे।